तो मेरे भाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10वीं का वास्तविक संख्या, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां से आपके एग्जाम में करीब 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बड़ी ही जीरो लेवल से, बड़ी ही शून्य लेवल से आज हम लोग वास्तविक संख्या का पहला क्लास देखने वाले हैं। जहां पे भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा, उस डाउट को अच्छे से क्लियर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ में अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो पिछले अध्याय से रिलेटेड होगा, जो आप क्लास 9 नहीं पढ़े होंगे या उससे पहले आपको कुछ भी नहीं आता है, शून्य लेवल का मैथ आता है, तब भी आपके लिए आज की क्लास बड़ी ही आसान से समझने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना देरी के अपने हम क्वेश्चन को, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा टॉपिक है वो मेरा पहला लेक्चर है आज का, वास्तविक संख्या। तो वहां से हम शुरुआत करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उससे पहले समझिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए परिमेय संख्या मेरा क्या होता है। तो अगर आप क्लास 9 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं अगर पता है तो आप यहाँ पे सीखिए। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है कि जैसे भी कोई भी संख्या ले लीजिए, 2/3, 4/2, या फिर 1/1, या फिर कुछ ऐसे भी संख्या जो जैसे मान लीजिए पूर्ण वर्ग हो। जैसे आप 25 को बारे में देखे होंगे, 25 कैसे होता है, ये रूट से बाहर 5 निकल जाता है, तो रूट 25 को भी हम बोलेंगे कि ये संख्या ना परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद रूट 36, ऐसे जितने भी संख्या होते हैं ना, इसी को हम परिमेय कहते हैं। आपको याद रखना अभी के लिए। बाकी हम इस क्लास में भी, इस चैप्टर में भी अच्छे से सीखेंगे आगे चल के, आगे अगले क्लास में, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक रूप से आपको बोला जाए तो ये वास्तविक संख्या चैप्टर ही है हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर, क्योंकि इस चैप्टर में ना हम वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय के बारे में ही सीखेंगे। और यहाँ पे इसी के साथ आप लोग समझिए कि पहले अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या हम वैसी संख्या कहते हैं जो पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब रूट से बाहर नहीं निकलता हो। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे, क्या रूट 6 को आपने कभी सुना है कि बाहर निकलता है? नहीं। और निकलता भी है तो कैसे निकलता है, ये पॉइंट के फॉर्म में, समझ गए ना। तो इसके बाद चलिए हम रूट 7 को देख लेते हैं, या फिर रूट 2 को देख लेते हैं, रूट 5 को देख लेते हैं, रूट 3 को देख लेते हैं। इन सारी संख्या को हम क्या बोलेंगे, ये संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब आपको मैं समझाता हूं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, जितने भी अपरिमेय संख्या और जितने भी परिमेय संख्या होते हैं ना, उन सारे ग्रुप को एक साथ अगर आप कर देते हैं ना, उसी को हम परिमेय वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यही लिखा भी है यहाँ पे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। इन सभी को अगर हम एक साथ कर दें तो यही मेरा क्या बनता है, ये सब वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वास्तविक संख्या समझने में या वास्तविक संख्या को डिफाइन करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। चाहे तो आप अपने से हैंड रिटेन नोट बनाइए, क्योंकि अगर आप साथ में अगर आपको अगर गणित सीखना है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने से हैंड रिटेन नोट, अपने हाथ से आपको अपना नोट्स तैयार करना है, ताकि आप उसे घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करना है। अगले दिन आपको फिर दोबारा परेशानी ना हो अगले कंसेप्ट को सीखने में। इसलिए अपना प्रॉपर नोट आप जरूर ही बनाइएगा और उसको रोज डेली रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको गणित सीखना है तो मैं वादा करता हूं आप सभी से, मैं आपको जीरो लेवल से गणित हीरो तक सिखाने वाला हूं। समझिए ना। तो इसी के साथ आप लोग इसको नोट कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए यहाँ पे कि आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसी बात बता दूं जो किसी को पता भी नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में भी जानकारी नहीं होगा, और वो भी क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज बता दूं जो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये अक्सर चीजें आपके, जब तक आप मैथ पढ़िएगा, जब तक गणित पढ़िएगा, तब तक आपको जरूरत पड़ेगा। और साथ में क्या होगा कि आप
उस परेशानी को झेलिएगा। तो ठीक है, तो इससे पहले मैंने बोला कि आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को हम समझते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या मेरा क्या होता है, जैसे एक से आप लोग गिनती की संख्या जानते होंगे, जैसे एक से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 से लेकर जहां तक, मतलब एक से लेकर आप जहां तक काउंट कर सकते हैं ना, उन सारी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। आपको अपने नोट्स में अच्छे से इस बात को लिख लेना है। सेकेंड हम चलते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जो मेरा जीरो होता है ना, जीरो, अगर इस जीरो को ओनली फॉर जीरो को अगर हम परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6 जहां तक इंफिनिटी तक हम जितना भी काउंटिंग कर सकते हैं, तो काउंटिंग की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर आपको ध्यान देना है कि इस जीरो को अगर प्राकृतिक संख्या में ही हम क्या किए हैं, यहाँ पे जीरो को इंक्लूड कर दिए हैं, तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो आपको ऐसे भी समझना है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं उनमें अगर जीरो लगा दिया जाए तो उन समूह को हम क्या बोलेंगे कि वो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे मेरा अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो जीरो ही मेरा वास्तविक पूर्ण संख्या होता है। और आपको साथ में मैं एक जानकारी और दे दूं कि मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपको ध्यान देने बात है कि अगर हम एक से लेकर सभी संख्या को अगर प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, तो आप ही बताइए कि क्या मैं सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकता हूं क्या? तो नहीं मेरे प्यारे भाई, देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है कि देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है। हम सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हम सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या को हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन जहां पे 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 से 1 2 3 4 5 को हम पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या दोनों बोल सकते हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम पूर्णांक को भी देख लेते हैं। पूर्णांक जिसे हम इंटीजर कहते हैं, क्या होता है मेरा इंटीजर, तो जैसे जितने भी संख्या होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, जहां तक आप गिन सकते हैं। फिर उसके अपोजिट 0 से पहले -1 -2 -3 -4 जहां तक आप माइनस में गिन सकते हैं ना, उन सारी संख्या के समूह को हम क्या बोलेंगे कि वो पूर्णांक है। तो पूर्णांक में भी कोई परेशानी नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखा है और आपको नोट्स में भी ऐसे कुछ तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चलिए सम संख्या पे चलते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई, जितने भी संख्या होते हैं ना, अगर आप उसको 2 से भाग देते हैं और वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, मतलब शेषफल नहीं बचता है ना, उन सारी संख्या को हम बोलेंगे कि ये संख्या मेरा सम संख्या। जैसे मैं एग्जांपल में समझाता हूं कि 2, अगर आप 2 को 2 से भाग देते हैं तो एक बार में कट जाता है। 4 को अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 बार में कट जाता है। 6 को अगर 2 बार में भाग देते हैं तो 3 से कट जाता है। 4 को देते हैं तो 8 को देते हैं तो 4 बार में कट जाता है। मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसी का अपोजिट आता है विषम संख्या। तो विषम का क्या मतलब हुआ, जो सम का उल्टा हो, मतलब वैसी संख्या जिसको हम 2 से भाग देंगे ना तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं होता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता। तो आपको इसको नोट करना है, साथ में समझना है। देखिए एक को भाग देंगे 2 से, होगा नहीं होगा। फिर 3 को देंगे तो 3 2 2 और एक मेरा शेषफल बच जाता है। 5 को देंगे तो भी एक शेषफल बच जाता है। 7 को देंगे तो भी एक शेषफल बच जाता है। मतलब कहने का हुआ कि विषम संख्या हम वैसी संख्या को कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए अगला टॉपिक है मेरा भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या हम किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, एक संख्या ऐसा है जिसका गुणनखंड अगर 3 से ज्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे, वो संख्या मेरा भाज्य संख्या हो। जैसे गुणनखंड आप लोग जानते होंगे, जिसको हम एक शॉर्ट तरीका से बोल सकते हैं कि एलसीएम आपको आता होगा, लघुत्तम आपको आता होगा। तो वैसी संख्या जिसका लघुत्तम आप बोल सकते हैं कि 3 से ज्यादा आए। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे भी आप लोग देखिए, ये 4 को अगर हम गुणनखंड करके देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 को अगर हम गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 से अगर डिविजन करेंगे तो 2 बार में, यहाँ पे 2 बार में, 1 बार में। इसको हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 गुने 1। तो बताइए 1 2 3 गुणनखंड आया ना, इसी को हम बोलेंगे कि ये गुणनखंड है। और साथ में बोलेंगे अगर 3 से ज्यादा गुणनखंड है तो उसको हम भाज्य संख्या के कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे आप लोग भाज्य संख्या भी समझ गए होंगे। जैसे 4 मेरा सबसे छोटा भाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद 6 को भी आप तोड़िएगा तो 2 गुने
3 6 होता है, 3 गुने 6 2 होता है, 6 गुने 1 6 होता है, 1 गुने 6 6 होता है। तो 3 से ज्यादा हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, उनको हम भाज्य संख्या रखेंगे। फिर 8 देखिए, 8 भी भाज्य संख्या होता है, उसको भी आप लिखेंगे 2 गुने 4 या फिर 4 गुने 2 या फिर 1 गुने 8 8 गुने 1 या फिर आप बोल सकते हैं तो 2 गुने 4 तो कर लिए, 4 गुने 8 भी हो सकता है। तो ऐसे ही संख्या इसका भी गुणनखंड 3 से ज्यादा बार आता है। फिर 9 को देखिए, 9 में भी 3 तिहाई 9 होता है, 9 1 जा 9 होता है, 1 1 जा 9, 1 टाइम को अगर 9 बार पढ़ेंगे तब भी 9 होता है। तो जिस तरीका से हो आपका गुणनखंड आता है 3 से ज्यादा तो हम भाज्य संख्या बोलेंगे, आपको यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। देखिए अभाज्य संख्या मेरा क्या कहलाता है, 2 3 5 7 11, मतलब वैसी संख्या ना जिसके पास सिर्फ 2 ओनली फॉर 2 गुणनखंड हो। और गुणनखंड का मतलब आप लोग जानते होंगे, सिर्फ 2 गुणनखंड ही रहना चाहिए, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या मेरा क्या है, 2 है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 है। सबसे छोटा सम संख्या 2 है। और पूर्णांक तो इंफिनिटी टाइम्स होते हैं, सम पूर्णांक पूर्ण संख्या भी इंफिनिटी होते हैं और प्राकृतिक संख्या भी इंफिनिटी होती है, लेकिन सबसे छोटी 1 होता है। और पूर्ण संख्या में कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पे तो कह भी नहीं सकते हैं कि क्या बड़ा होता है क्या छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए, यहाँ तक आप लोग को कहीं पे भी परेशानी नहीं हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इसको आप एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बना के अच्छे से आप इसको रख लीजिए और अच्छे से आपको रिवाइज करना है, ताकि फिर कभी ऐसे टाइप में अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो इसमें कहीं भी फंसने की जरूरत, प्रॉब्लम होने की जरूरत ना पड़े। तो पहले साथियों फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप अपने नोट्स को अभी तैयार कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आपके पास ऑप्शन है। तो मेरे भाई आज का मेरा 10वीं क्लास का पहला टॉपिक होने वाला है, जो आप सभी के लिए यहाँ से अच्छे तरीका से आपको पढ़ाई करना है। पहले जो मैंने बताया था वो सारी चीजें जो था वो बेसिक था, वो आपको पता होनी चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 10वां का पहला टॉपिक है मेरा यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय किसको कहते हैं मैं आपको अच्छे से समझाता हूं और आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, जैसे एक कोई संख्या a है और कोई संख्या b है, तो आपको क्या करना है कि a और b संख्या को a को भाग करना है b से, तब आपके पास कुछ ना कुछ क्या बचता है, शेष बचता है। और कुछ ना कुछ आपके पास क्या बचेगा, तो भागफल आएगा। तो उसी में जो रिलेशन होता है ना, उसी को हम विभाजन परिमेय कहते हैं। समझ गए? तो देखिए यूक्लिड का विभाजन परिमेय क्या कहता है, आपको मैं अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि जहाँ पे a और b कोई धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या आप लोग जानते होंगे जो प्लस का संख्या होता है। तो a और b में तब क्या होता है रिलेशन कि a ना बराबर होता है b q प्लस r। आपको याद रखना, इसी को हम वास्तव में क्या कहते हैं, विभाजन, यूक्लिड का विभाजन परिमेय कहते हैं। a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। और यहाँ पे देखिए q क्या है और r क्या है। q मेरा भागफल होता है और यहाँ पे r क्या होता है, आपके पास रिमाइंडर होता है, मतलब शेष होता है। आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगा, पहले आप अच्छे से समझिए। देखिए इसको यहाँ पे और आपको ध्यान देने बात है कि ये जो क्यू आर होता है ना, आर हमेशा जीरो के बराबर भी हो सकता है, मतलब रिमाइंडर 0 भी होता है, आपको पता होगा। साथ में 0 से बड़ा भी हो सकता है, कौन, आर। और आपको ध्यान देने बात है कि b से हमेशा छोटा होगा, रिमाइंडर जो होगा वो b से छोटा होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पे समझिए। और इसी को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, अच्छे से अब ध्यान दीजिए। तो आपको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बस इसी को हम शेषफल परिमेय भी कहते हैं, इसी को हम यूक्लिड विभाजन परिमेय भी कहते हैं। आपको याद रखना है और अपने कॉपी में नोट्स कर लेना है, आपके लिए ये VVI है, आपके एग्जाम के लिए, आपके क्वेश्चन के लिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल या फिर शेष होता है। इसी को हम वास्तव में बोला जाए तो यूक्लिड का विभाजन परिमेय कहते हैं। आपको अच्छे से नोट कर लेना। और यहाँ पे प्यारे साथियों आपको मैं यहाँ पे समझने की बात क्या है कि भाज्य किसको कहते हैं सर, भाजक किसको कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं।
कृपया आप समझाइए। तो मेरा फर्ज बनता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास, देखिए इस भाज्य को हम ए से कंपेयर करें तो ए मेरा क्या हो जाएगा भाज्य, बी क्या हो जाएगा मेरा भाजक, और ये क्यू क्या हो जाएगा भागफल, और ये आर क्या हो जाएगा शेषफल। ठीक है, और यहाँ पे चलिए आप समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम पांच एक संख्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं ए मान लेते हैं। बी क्या है मेरे पास 3 कोई संख्या है। अब आपको क्या करना है कि बी क्या होता है मेरा भाजक होता है, और ए क्या होता है मेरा भाज्य होता है। मतलब वैसी संख्या जिसको हम विभाग देते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। तो हमेशा किसमें भाग देंगे, भाजक ही करेगा। मतलब भाजक का मतलब होता है कि टुकड़े में बांट देना। तो टुकड़े में कौन बांटेगा, आपको याद रखना है कि भाजक ही तो बांटेगा ना, भाज करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ पे बी क्या होता है हमेशा भाजक होगा, और यहाँ पे ए को मानना है, जो बड़े वाले होंगे ना उसी को हमेशा ए मानना है, जिसको हम भाज्य कहते हैं। इसी रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं देखिए ध्यान से। जैसे हम 3 से क्या करेंगे, 5 में हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 3 1 जा कितना होता है 3, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। क्या आप बताइए यहाँ पे क्या आया, क्या अब इस 3 में 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान देने की बात ये क्या है, यही मेरा 3 जो होता है ना ये भाजक होता है, ये मेरा 5 क्या होता है भाज्य होता है, ये क्या होता है भागफल आया कितना 1, यहां पे 2 कितना आया शेष। तो देखिए क्या मैं इस रिलेशन के जरिए क्या इसको मैं प्रूव कर सकता हूं दोबारा कि मेरा भाज्य जो होता है वो भाजक के भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो आइए हम करके आपको दिखाते भी हैं। तो जैसे मेरे प्यारे भाई आप लोग यहाँ पे देखिए कि भाज्य जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो मेरा भाजक कितना है 3 है, भाज्य कितना है 5 है। तो देखिए मेरा 5 जो है वो बराबर है कि नहीं, तो मेरा कितना है भाजक मेरा कितना आया है 3 है मेरा भाजक गुने भागफल कितना है 1 प्लस शेष कितना आया 2। तो आप ही बताइए ये 5 जो होता है वो बराबर आया कि 3 1 जा 3 आया प्लस 2। तो बताइए ये क्या 5 बराबर 3 और 2 5, तो 5 और बराबर 5 आया। इसका मतलब मेरा जो विभाजन प्रमेय है वो सही है, मेरा जो भाग्य है वो सही है। इस टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं, समझ गए ना। तो आपको अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है कंसेप्ट को, आगे चैप्टर में जो है उस वहां पे भी आपको अच्छे से जरूरत पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और क्या है कैसे है आपको मैंने अच्छे से समझाया। बस इतना ही याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस जो शेष होता है ना वही वास्तव में मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। और साथ में आपको ध्यान देने बात है ए और बी कोई धनात्मक संख्या रहेगा, उसके बीच में जो रिलेशन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, और इस पे हम ढेर सारा क्वेश्चन भी करेंगे आगे। और क्या प्रयोग होता है इसका, कुछ खास प्रयोग नहीं होता है, इस पे एक कंसेप्ट आधारित है, उस पे हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे और आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय पर ही आधारित है, जो मैंने इससे पहले जस्ट अभी पढ़ा है। तो एल्गोरिथम क्या है उसके बारे में मैं समझता हूं। तो देखिए जैसे बचपन में आपने दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालना यानी महत्तम निकालना सीखा होगा, तो उसी को हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। मतलब कहने का हुआ कि अगर आपके पास कोई दो संख्या है, अगर उसका जो एचसीएफ निकालने मतलब मौसा निकालने का जो विधि होगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम, जो साफ साफ आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। थ्योरम क्या कहता है कि दो धनात्मक संख्या के बीच एचसीएफ निकालने की विधि ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। आपको नोट्स बना लेना, इतना ही है। फिर आगे समझते हैं कि इस पे एचसीएफ निकालने की विधि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तक ये प्रमेय था। फिर अगर कह रहा है कि एचसीएफ निकालने की विधि कहलाती है, तो फिर विधि तो हमको सीखना पड़ेगा। तो क्या है रूल, उसके बारे में समझते हैं, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा और करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए अब रूल क्या कहता है कि जैसे मैंने अभी पढ़ा था विभाजन प्रमेय, सेम उसी पर आधारित है, मैंने बोला। तो देखिए क्या है कि ए और बी कोई धनात्मक संख्या है, मतलब कोई भी पूर्णांक दो है
जो पॉजिटिव का है, ठीक है, मतलब धनात्मक है। उसके बाद जहां पे क्या है, ए बड़ा है बी से, मैंने पहले भी बोला ए बड़ा रहना चाहिए बी से, तो ए को अगर हम बी से विभाजित करें, तो ए को मैं बी से विभाजित किया तो क्या प्राप्त होता है मेरा भागफल, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तथा शेष क्या प्राप्त होता है आर प्राप्त होता है। तो यही मेरा रूल क्या होता है। तो अब क्या, अब तो मैंने इतना कर लिया, ए को बी से भाग किया, मेरे शेषफल प्राप्त हुआ, मेरे को क्या प्राप्त हुआ भागफल प्राप्त हुआ। लेकिन अब हम कैसे पता करेंगे कि एचसीएफ क्या होगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। दो कंडीशन क्या है, आइए हम समझते हैं। देखिए मेरा पहला केस क्या होता है कि r बराबर 0 हो जाए, मतलब शेषफल 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम a को अगर हम b से भाग करते हैं तो दो ही केस बनेंगे। वो दो केस क्या होता है, पहला केस तो ये होगा कि r बराबर 0 होगा, यानी शेषफल 0 आएगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और दूसरा केस क्या बनेगा कि r बराबर 0 नहीं होता है, तो उस केस में भी एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हालांकि आप लोग सीखे होंगे एचसीएफ निकालना, उसी पे आधारित है। अगर आपको एचसीएफ आता होगा तो किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होने वाला, वैसे भी परेशानी नहीं होगा, आपको मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि केस नंबर पहला आपको लिखना है, नोट्स करना है, और पीछे मैं उम्मीद करता हूँ कि पीछे वाली सारी चीज आप नोट करके चलते होंगे। उसके बाद देखिए r बराबर अगर शेष 0 हो जाए तो a और b, मतलब a जो होता है वो क्या होता है मेरा बड़े वाला संख्या जिसको हम पहली संख्या बोलते हैं, और b क्या होता है मेरा छोटे वाला जिससे हम भाग करते हैं, यानी भाजक, ठीक है। तो उसका जो एचसीएफ होगा वो b होगा, आपको नोट करके रखना है कि a को अगर b से भाग करेंगे तो b वाला जो होगा मेरा वो क्या होगा एचसीएफ होगा, वही मेरा एचसीएफ होगा। अब हम समझते हैं एक क्वेश्चन के जरिए। तो आपके पास एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए हम बोले a बराबर आपके पास कितना है 68 और b बराबर आपके पास कितना है 17, तो बोलेंगे a और b का मौसम कितना होगा। मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं कि a और b जो संख्या है उसका एचसीएफ मतलब मौसम क्या होगा। मौसम क्या होगा, चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन को कीजिए और जवाब में बताइए कि क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले आपको a मान लेना है 68 है और b मान लेना है आपको 17 है। मैंने अभी माना है, क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार से, आपके बुक में आपके एग्जाम में हर एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार से आता है। तो बताइए इसका 68 और 17 का मौसा आपने बचपन में तो सीखा होगा, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए करते हैं a और b को, क्या करते हैं हम b को भाग करते हैं, b से भाग करते हैं a में। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो b मतलब 17 को हम क्या करेंगे 68 में भाग करेंगे। तो करते हैं कितना 17 चौका 68 होता है, आपको पता है 4 बार में कट गया, यहाँ पे 68 आता है। फिर 68 को हम घटाएं 68 के साथ तो कितना आता है 0। तो आप ही बताइए यहाँ पे शेष मेरा कितना आ रहा है, शेष कितना आ रहा है आपको यहाँ पे 0। तो मैंने पहले केस में आपको बताया कि अगर पहली केस में अगर रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर 0 आ जाता है तो a और b मतलब जो बड़े वाला होता है a मानते हैं और b जो होता है छोटे वाला, उसका जो एचसीएफ होगा वो मेरा b होगा। तो b यहाँ पे क्या है 17। और वैसे भी आप ऐसे ही एचसीएफ निकालते होंगे, तो वहां पे जो एचसीएफ रहता है जिससे कट जाता है, मतलब जिससे भाग देते हैं, जितना बार में कटता है इसको तो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं भागफल। यहाँ पे 17, तो यहाँ पे b क्या है मेरा 17। तो यहाँ पे अतः इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, यानी इसका जो मौसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 17। यही मेरा एचसीएफ निकालने की विधि थी, और इसी को हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे बनाना है, मैंने आपको समझाया। तो अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। मेरा सेकंड केस क्या है, वहां पे आपको रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तब हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए अच्छे तरीका से, प्रॉपर तरीका से। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ होगा। तो मेरे भाई अब हम देखते हैं अपना दूसरा केस क्या है। देखिए दूसरा केस मेरा क्या है कि शेष बराबर 0 ना हो तो आपको क्या करना है। तो देखिए शेष बराबर अगर 0 ना हो तो आपको क्या करना है, शेष को 0 करना है, क्योंकि जब तक आप शेष को 0 नहीं करते हैं तब तक आपको एचसीएफ नहीं प्राप्त होगा। और 0 कैसे करेंगे, यही यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है। तो जैसे आप बचपन में क्या करते थे कि अगर शेष आता था तो आप क्या करते थे, उस शेष को एक संख्या मानकर जिससे हम भाग देते तो उस संख्या में फिर दोबारा भाग देते थे। तो कहीं ना कहीं जाके क्या होता था कि 0 आ जाता था, और बाद में हम बोलते थे कि भाई यहाँ पे 0 आ गया, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे कि यही मेरा एचसीएफ है। सेम इसी प्रकार पे यहाँ पे भी है। तो कैसे होगा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए कराता हूँ और कैसे होता है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास ये 17 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 5 है।
हम बोलेंगे इसका जो है वो मौसम ज्ञात कीजिए, मतलब सब 5 और 17 का मौसम ज्ञात कीजिए, मतलब महत्तम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि ए जो बड़ी संख्या होगा ना उसको हम ए मानते हैं, तो बड़ी संख्या को ए मानेंगे, मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा 17 और बी बराबर क्या हो जाएगा 5। और अच्छा एक बात बताइए क्यों मानते हैं? क्योंकि हमेशा तो बड़ी संख्या में ही ना भाग देंगे हम छोटी संख्या को। तो आप ए और बी मानते हैं, ऐसा चलते आ रहा है हमें क्वेश्चन में, और ए वाला को हम बड़े मान लेते हैं, बी वाला को हम छोटे मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ए जो है वो पहले आता, बी बाद में आता, इसीलिए हम ए को बड़े वाला मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका तो यही रीजन है कि वैसे मानने के लिए तो आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे आप इसको इसको, लेकिन हमेशा भाग तो आपको देना है बड़े वाला का ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक मेरा क्या कहता है कि ए बराबर हम 17 मान लिया, बी बराबर आपको 5 मान लिया, तब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? सेम प्रक्रिया से कि हम क्या करेंगे, बी को ए से भाग करते हैं। तो करते हैं हम, देखिए बी को 1 से भाग, तो 5 को अगर हम 17 से भाग करते हैं तो बताइए 17 5 को कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार, तो कितना आता है मेरा 15। फिर माइनस करेंगे तो 2 आता है। क्या आप बताइए कि आर बराबर 0 आया? आया आर बराबर 0? आर बराबर 0 आया? नहीं आया। कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पहला केस में पढ़ा था कि आर बराबर अगर 0 हो जाता है तो जो ये बी होता है ना वही शेषफल, वही मेरा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 5 होना चाहिए। जब आर बराबर 0 आ जाता, यहाँ पे 2 आया है, तो यहाँ पे क्या होता? ये 5 एचसीएफ होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये तो दूसरा केस के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि शेष बराबर 0 ना हो तो शेष को हम 0 करेंगे। तो कैसे करेंगे? फिर से आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जो शेष है ना, इस शेष को हम क्या करेंगे? ए मान लेंगे, सॉरी ए नहीं बी मान लेंगे, पुनः से हम बी मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे? हम ए मान लेंगे इस बार। समझ गए ना? किसको? ये छोटे वाला को क्या करेंगे? हमेशा मैंने आपको बताया भी था जब विभाजन पर में पढ़ाया था, तो शेषफल क्या होता है? हमेशा इससे छोटा होता है। इससे क्या होता है? भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे ए को मान लेंगे हम 5 और बी को मान लेंगे 2। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम पुनः क्या करेंगे? बी को हम भाग देंगे ए के साथ। तो आप देखिए हम क्या करेंगे? 2 को भाग देंगे 5 के साथ। तो बताइए कैसे होगा? 2 दूनी 4, तो 4 आया। यहाँ पे फिर माइनस किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो अब फिर पुनः मेरे साथी बताइए यहाँ पे कि क्या यहाँ पे जो 1 आया है ये 0 के बराबर है क्या? नहीं है, मतलब r जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे हम? फिर से आपको 0 करना है, मतलब किसी तरह आपको शेष 0 करना है। तो कैसे करेंगे? फिर आप ये जो शेष आया ना, इसको और इसको हम a मान लेंगे क्योंकि ये a बड़ा है, और इसको हम b मान लेंगे क्योंकि ये छोटा है। और फिर पुनः क्या करेंगे? हम b को a से भाग देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं? हम b को क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए a को हम भाग देते हैं b से, 1 है मेरा, 1 को फिर 2 से भाग देंगे, 2 मरतबे यहाँ पे लगेगा, 1 दूनी 2, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कटने का क्या मतलब हुआ कि 2 में से 2 गया तो 0 आया। r बराबर मेरा क्या आया प्यारे साथियों? 0 आ गया यहाँ पे। तो मैंने देखा कि कैसे मैंने r बराबर 0 किया है। तो यहाँ पे r बराबर 0 आया। तो मैंने पहले केस में बताया था कि जहाँ पे r बराबर 0 आ जाता है वही मेरा जो b होता है वो क्या होता है? मेरा HCF होता है। तो बताइए यहाँ पे जो मेरा था प्यारे साथियों, b क्या था? 1 था। तो हमने अंतर यहाँ पे बोल सकता हूँ कि HCF बराबर जो है वो कितना आया? 1 आया। तो इसका जो HCF आया 17 और 5 का वो कितना आया? 1 आया। आप जिस भी तरीका से करना चाहते हैं कर सकते हैं, देख लीजिएगा आंसर इतना ही आएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे स्टेप आपको क्लियर हो चुके होंगे। पहला केस आसान था, दूसरा केस थोड़ा ट्रबल था। अगर आपको पहले से आता होगा तो आपके लिए आसान था। फिर भी मैं एक बार समझा देना चाहता हूं। देखिए क्या है, मैंने सबसे पहले क्या किया, 17 और 5 में क्या किया? इसका एचसीएफ ज्ञात करना था। ए बराबर हमने 17 मान लिया, बी बराबर हमने 5 मान लिया। फिर मैंने क्या किया? तो 5 को 17 में भाग किया तो कितना आया? फिर एचसीएफ यहाँ पे मेरा आना चाहिए था 5, लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे r बराबर 0 नहीं आया, तब आता मेरा 5। तो मैंने फिर क्या किया? इस छोटे वाला मतलब शेषफल को b माना, फिर जिससे हम भाग करते हैं ना उसको a माना। फिर दोबारा हम क्या किया कि इस 2 से ना भाग के इस 5 में, और 5 में भाग करने के बाद फिर मेरा शेष 1 आ गया, 0 नहीं आया। तो फिर मैंने 2 को नहीं मानना है एचसीएफ। फिर क्या किया? मैंने इस छोटे वाला को b माना और बड़े वाले को a माना। फिर पुनः क्या किया मैंने कि एक
के साथ 1 से 2 से मैंने भाग किया तो कितना है, यहाँ पे मेरा r बराबर 0 आ गया। तब मुझे समझ आया कि ये जो a आया ना, यही एक जो है मेरा HCF आता है। ठीक है, तो यही था मेरा दूसरा केस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से और किसी भी प्रकार से कहीं से डाउट नहीं आया होगा। तो यहाँ पे दूसरा केस समाप्त होता है और विभाजन एल्गोरिथम भी समाप्त होता है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रुकते हैं। बड़ी ही आसान तरीका से धीरे धीरे आगे टॉपिक को ले जाना है और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से सीखना है, क्योंकि एक ही दिन बड़ा लेक्चर लेने का या एक ही दिन बहुत सारे टॉपिक को कराना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आप सभी को सिखाना और अच्छे से आपको भी आपका मकसद होगा सीखना। तो आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे पढ़ें, आसान से पढ़ें और अच्छे से चीजों को सीखें। एक दिन में जितना ही सीखें लेकिन सीखें। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक आसान थे और आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, क्लैरिटी आ चुका होगा। आप अच्छे से प्रॉपर नोट बनाइए और इन सारे टॉपिक के ऊपर आज मैं कुछ क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको, उसके बाद हम अपने क्लास को एंड कर देंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए। हम अपने टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। आपको आज घर जाके आपको एनसीईआरटी बुक बनाना है। जहां तक मैंने पढ़ा दिया है वहां तक आपको कोशिश करना है कि आप अपने से ट्राई कीजिएगा कि बनता है या नहीं बनता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे अच्छे से क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। यह आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगा। और अगर आप बुक लगाते हैं आपको परेशानी होता है, उसके बाद मैं बुक का सॉल्यूशन भी आप लोग को साथ में ही क्लास के साथ में टॉपिक खत्म होने के जस्ट बाद ही उस एक्सरसाइज का कराऊंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया भी थे और आपको मैं अभी भी बता रहा हूं कि आपको प्यारे साथियों सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेने हैं और आपके एग्जाम में आपको अच्छे से फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे 95% क्वेश्चन आपके बुक से रहते हैं। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आप सबको कराऊंगा। ठीक है, आपको अपने से भी करना है, तो आपको बारी बारी से पढ़ना है, धीरे से पढ़ना है, आसान से पढ़ना है। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो आपको पता चलेगा कि 867 बड़ा है, 255 छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन करता हूं। तो कैसे करता हूं, मैंने क्वेश्चन तो करा दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि बुक का क्वेश्चन आप लोग को कराऊं, आपको और ढेर सारा क्वेश्चन कराऊं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो सके। यहाँ पे देखिए a बराबर हम क्या मान लेंगे, 867 मान लेंगे और b बराबर हम क्या मान लेंगे, 255 मान लेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, मेरा दूसरा स्टेप क्या था, मानने के बाद हम छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करेंगे। तो करते हैं हम भाग, मतलब 255 में हम क्या करेंगे, 867 के साथ भाग करेंगे और देखेंगे कि क्या मेरा r बराबर शेषफल 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 3 मर्तबे, हम यहाँ पे देखिए कितना मर्तबे लगेगा, 2 से लगेगा तो 200 दूनी 400 हो जाता है और 55 दूनी 110 हो जाता है, मतलब 510 के लमसम हो जाएगा। नहीं, एक बार और ट्राई करके देखते हैं, आपको भाग तो आता होगा ना। फिर 3 से लगाते हैं तो 2 तिहाई 6, 15 तिया 55 तिहाई कितना होता है, 165। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम 2 का पारा पड़े तो 765 के लमसम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 मर्तबे लगाते हैं तो कितना लगेगा मेरा, 765। ठीक है, फिर माइनस किए हम तो क्या आता है, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे 7 में से 8 में से अगर 7 गया तो 1, मतलब यहाँ पे मेरा 100 आता है, जो क्या है r बराबर 0 नहीं है। और साथ में आप यहाँ पे देखिए कि b जो है वो क्या है, b से छोटा आया है मेरा r, क्योंकि विभाजन प्रमेय मेरा यही कहता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर केस में आप देखिएगा, दूसरा नंबर स्टेप क्या करना है आपको, फिर पुनः से a मान लेना है आपको, किसको, 255 को जो बड़ा वाला रहता है मतलब भाजक को। फिर आपको b किसको मान लेना है, इसको मान लेना है मतलब शेष को। अब फिर दोबारा हम जैसे इसको किया ना, सेम इसी प्रकार से हम इसको करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सॉरी प्यारे साथियों, यहाँ पे 67 था तो 67 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और फिर इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं, देखिए अगले कैसे हम बनाते हैं इसको। यहाँ पे हम 2 कर लेंगे और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, पुनः इसको हम भाग करेंगे। तो देखिए भाग करते हैं तो क्या करेंगे, 102 के साथ 255 को हम भाग करेंगे। 255 को हम भाग करेंगे तो 2 मर्तबे लगाएंगे, यहाँ पे 204 आएगा और 204 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मेरा 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, यहाँ पे कितना है, 2 में से 2 गया तो 31,
यहाँ पे भी मेरा क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, तो r बराबर 0 नहीं आया। मतलब पुनः से हम क्या करेंगे, देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मेरा जो विभाजन प्रमेय होता है, विभाजन प्रमेय से आप बोल सकते हैं, प्रमेय से क्या होता है, देखिए आपको पता है कि 867 मेरा क्या है, भाज्य है, बराबर किसके होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, मतलब 255 गुने 3 और प्लस शेषफल 0 है, वो मेरा आपको 102 आएगा। चाहे तो आप इसको भी स्टेप में ले सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अच्छे खासे मार्क दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि आप तो बहुत पढ़ने में होशियार है। ठीक है, इसीलिए बाकी लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मेरा कितना आया, 51 आया। अब हम क्या करेंगे, फिर से पुनः लेट कर लेंगे, क्या a बराबर आपको 102 लेट करना है और b बराबर आपको क्या लेट करना है, 51 लेट करना है। फिर हम पुनः इसको हम भाग देते हैं, क्या करने हैं, यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप क्या था, हम a को फिर 102 मान लिए और b बराबर हम 51 मान लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो b को फिर b से हम a को भाग देंगे, मतलब 51 को हम क्या करेंगे, 102 के साथ हम भाग देंगे। यहाँ पे मेरे पता चलता है कि 51 दूना जो होता है वो 102 होता है, 51 दूना कितना हो जाएगा, 102। यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे 0 आया, तो आपको पता चला कि r बराबर 0 मेरा यहाँ पे आता है। अतः जो b वाली संख्या होगी वही मेरा HCF होगा, मतलब b बराबर जो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा। ठीक है, और b बराबर HCF कितना आएगा, 51। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये राइट उत्तर होता है, मेरा राइट आंसर होता है। क्या HCF कितना आया, 867 और 255 का, तो 51 आया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्वेश्चन ये भी आ चुके होंगे और अच्छे से सीख भी गए होंगे। वैसे भी 2 क्वेश्चन मैंने पहले कराया था और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, आपके बुक का क्वेश्चन था, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको इसी प्रकार से करना है प्यारे साथियों। और यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पे 2 थे, 2 के जगह पे अगर 3 आ जाता है तो हम कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। तो आइए इसके बाद हम 3 संख्याओं का मौसा निकालना सीखते हैं विभाजन एल्गोरिथम के विधि से। तो चाहे तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 3 संख्याओं का मौसा हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी सेम प्रोसेस आपको लगाना है जो मैंने आपको सिखाया है। पहले क्या करना है कि पहले किसी भी 2 संख्या को आपको लेट कर लेना है, मान लेना है। ठीक है, और उसके बाद तीसरे के साथ आपको फिर वहां पे विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं। तो देखिए पहले क्या करना है कि मान लेते हैं हम कि a बराबर यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों संख्या को हम HCF करते हैं। HCF कितना लेंगे हम, a बराबर 221 लेते हैं और b बराबर मैं क्या लूंगा, 156 लूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जो 364 है ना, इसको अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि इसका हम निकाल लेंगे और इसका जितना HCF आएगा फिर इन संख्याओं के साथ हम HCF ले लेंगे, तो वही जो मेरा होगा इन टोटल का इतना 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 का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या आप जिसको मौसा बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, वही कंसेप्ट लगाएंगे कि हम 156 को क्या करेंगे, भाग देंगे इसके साथ। तो फिर क्या करेंगे, हम एक मर्तबे पढ़ के देखते हैं 100 होता है, 2 मर्तबे देंगे तो 200 कुछ हो जाता है, लेकिन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 56 है और 56 का दुगुनी कितना होता है, 112 होता है, जो क्या होगा इसके साथ नहीं लगने वाला है 2 में। तो 1 टाइम हम लगाते हैं, आप लोग करके देखिएगा, भाग तो आता होगा ना। 156 से माइनस करेंगे, इसमें से एक हासिल लेंगे तो 11 होगा, 11 में से 6 गया तो 5 आया, फिर ये 11 में से 5 गया तो कितना आया, 6 आया, यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 31 आया। मतलब यहाँ पे जो आया वो क्या आया, 0 नहीं आया, r बराबर नहीं आया। तो क्या करेंगे, फिर से हम पुनः लेट कर लेंगे, a बराबर कितना, 156 और b बराबर कितना लेट कर लेंगे हम, 65। और हम क्या करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, b से a को भाग देंगे। तो अब देखते हैं पुनः हम भाग देके क्या होता है। तो चलिए हम 65 को हम भाग देते हैं, 65 से भाग देते हैं 156 में, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 बार में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा, 3 बार में 180 से प्लस आएगा, लेकिन वो हम नहीं लगाएंगे। तो 2 बार में हम लगाएंगे, कितना आता है यहाँ पे 130 आएगा, फिर इसमें से हम घटाएंगे, तो 6 में से 6 गया, 0 में से 6 गया 6, 2 आया, 26 आया, यहाँ पे 1 में से 1 गया तो कट गया। फिर यहाँ पे देखिए मेरे भाई 0 नहीं आया, r बराबर मतलब शेष 0 नहीं आया। तो फिर से हम क्या करेंगे, a बराबर हम 65 मान लेंगे और b बराबर हम क्या मान लेंगे, 26 मान लेंगे, और फिर पुनः हम भाग करते हैं। आइए यहाँ पे हम स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम b बराबर क्या मान लेंगे, 26 माने हैं, तो अब 26 से हम भाग करते हैं 65 में। तो 26 में अगर हम 65 से भाग करेंगे तो 26 दूना कितना होता है, 52 होता है, 52 ही लगाएंगे, क्योंकि 26 दिया कितना हो जाएगा,
प्यारे साथियों 20 तिया 6 छत्री 18 188 के लमसम हो जाएगा, तो वो आपको नहीं लगाना है, सॉरी 178। यहाँ पे 2 से हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 52, 52 में लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया तो कितना आया 2, 3 में से 2 नहीं बल्कि 5 में से 2 गया तो 3 आया, फिर 5 में से यहाँ पे 5 गया तो 6 में से 5 गया तो 1 आया, मतलब यहाँ पे मेरा 13 आया। फिर r बराबर क्या आया 0 नहीं आया। इसका मतलब ये आया कि फिर हम आगे स्टेप को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में क्या करते हैं हम, a बराबर हम 26 मानेंगे और b बराबर मैं क्या मानूंगा 13 मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम 26 में 13 से भाग लगाएंगे, तो 13 में हम 26 से पुनः भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा 13 दूना 36, 13 दूना 26, 26 को माइनस करेंगे तो 0 आया, मतलब यहाँ पे मेरा जाके r बराबर क्या आया 0 आ चुका है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो मेरा b है ना वही HCF है, मतलब b बराबर HCF हो जाएगा। वो कितने के बराबर आया 13, मतलब 13 जो है वो मेरा 221 और 156 का HCF आया। मतलब HCF जो है किसका किसका, तो 2 2 1 156 का जो HCF है वो कितना आया 13 आया, आपको नोट कर लेना है। तो मेरे भाई यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। और हम अब क्या करते हैं तो 364 का भी HCF करेंगे। कैसे, तो यहाँ तक आप लोग तो समझ गए होंगे। और यहाँ पे हम इरेज करते हैं इसको हम क्या कर देते हैं, अभी फिलहाल के लिए मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। जब मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम इसको नोट करेंगे, तो नोट करने के बाद इसको भी आप हटा दीजिए। और यहाँ पे आपको क्या आया, जो लेट आया तो HCF हमेशा छोटा आया, और जो HCF आएगा छोटा आया उसको हम B लेट करेंगे, बाकी इसको हम बड़े वाले को A लेट करेंगे, फिर से पुनः लेट करेंगे। A बराबर कितना 364 और B बराबर फिर कितना हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा 13। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे और हम क्या करेंगे 13 से हम भाग देते हैं किसने में 64 में। तो देखिए यहाँ पे कितना आता है 13 दूना 26, 13 तिया 39 नहीं लगेगा, 13 दूना हम 26 लगाते हैं, तो 26 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस करेंगे, फिर 6 में से 6 गया तो 0, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पे 10 आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 4 बचा हुआ है, तो इस 4 को हम क्या करते हैं यहाँ पे उतार देते हैं। यहाँ पे हम 4 आ चुका है, ऐसे भी कर सकते हैं 4 उतारे, यहाँ पे कितना आया 104 आया। आप बताइए कि 13 × 13 13 दूना 26, 13 तिया 40, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे कितना होता है तो 104 हो जाता है। तो 13 अट्ठे 104 हम सीधे सीधे यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कट गया, मतलब 104 में से 104 गया तो 0, तो r बराबर मेरा क्या आ गया तो 0 आ गया। अतः हम b वालों को क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा HCF होगा। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा 13, जो मेरा HCF है। तो यहाँ पे क्या आया कि 364 और 13 का भी HCF आया 13, और बाकी हम जो 156 और 221 का जो भी निकाले थे वो भी आया था 13। अतः इन तीनों संख्या का जो HCF आ रहा है वो 13 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। दोबारा हम क्या किया, फिर b को मान लिया, यहाँ पे a को मान के दोबारा सेम प्रोसेस कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ किसका, तो 156 का, 221 का और 364 का कितना आएगा तो 13। यही मेरा भाई राइट आंसर आया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। और चार अंकों का जो होता है ना प्यारे साथियों, वो आता नहीं है आपके एग्जाम में इस बेस पे, और आएगा तो मैं उसको भी देखेंगे कि अगले टॉपिक में, अगले कंसेप्ट में आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से आज की क्लास को देखे होंगे, एंजॉय किए होंगे और अच्छे से पढ़े भी होंगे। तो आप लोग इसको नोट बना लेना है, अच्छे से घर पे जाके रिवाइज करना है। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए, और साथ में अगर चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों, ठीक है। तो ओके बाय, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।